टेक अभी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के गांव माने जाते हैं वोटिंग के लिहाज से, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की योजनाओं की बात हो रही है। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने फिर एक शब्द इस्तेमाल किया, अंडर करंट। और उन्होंने कहा कि अगर अंडर करंट है, अगर शब्द अंडरलाइंड, अगर अंडर करंट है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो अब ये क्या स्वीकारोक्ति है कि ऊपर ऊपर से तो नहीं दिख रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अगर अंडर करंट चल रहा है जो बाहर से नहीं नजर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है? या वाकई में राजस्थान में कुछ ऐसा है जो कोई और पढ़ नहीं पा रहा है? क्योंकि ज्यादातर सर्वे आपको अखबारों के, टीवी चैनलों के, ज्यादातर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी, मुझे लगता है हमारे एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बननी चाहिए। मार्जिन कम ज्यादा वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी, ज्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं राजस्थान में। तो क्या कुछ ऐसा है, या वो जो अंडर करंट जिसकी चर्चा बहुत चल रही है वैसा कुछ अंडर करंट भी? राहुल जी, देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो योजनाएं हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो पार्टी आती है वो देश के लोगों की भलाई के लिए योजनाएं चलाती है। लेकिन ये योजनाएं जो है ना वो दो धारी तलवार हैं। जिसको मिल जाती हैं, जिसको फ़ायदा हो जाता है वो तो आके वोट कर देता है, लेकिन बाकी जिसको फ़ायदा नहीं होता वो खुद भी वोट नहीं करता, दूसरे को भी नहीं करने देता। इतनी नाराज़गी हो जाती है। तो खैर ये बात अलग है। अगर योजनाओं की ही बात होती तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की योजनाओं को बनाया है, प्रधानमंत्री ने खुद अपने देखकर कि योजनाओं का लाभ जो है देशवासियों को पहुंचे, अगर वो ही एक पैमाना होता तो बहुत सारे राज्य जो है बीजेपी हारी नहीं होती। कांग्रेस पार्टी के दावे का सारा आधार ही खत्म कर दिया कि अगर योजनाएं पॉपुलर भी हैं तो भी कोई स्कोप नहीं आएगा। देखिए, योजनाओं को पॉपुलर होने से जो है ये फायदा होता है कि वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच रही है, तभी पॉपुलर है। ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगी तो उसका फायदा होता है लोगों का। लेकिन योजनाएं ही क्या एक आधार है किसी एक चुनाव में वोटिंग का? मैंने जो दूसरी बात कही वो आपने शुरू नहीं, अगर यही आधार होता कि चुनाव में वोट जो है वो दिया जाता तो बीजेपी हरगिज किसी राज्य में नहीं हारी होती। केंद्र की इतनी अच्छी योजनाएं हैं जो सीधा आपके खाते में पैसा पहुंचाती है, किसानों के पास पैसा पहुंचाती है, आपका घर बनवाती है, फ्री राशन देती है, तो क्यों हार गए होते? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जो भी कहें उनकी योजनाएं अच्छी हैं। ऐसे तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना बहुत अच्छी है, उसकी भी बहुत बात हो रही है, गाँव-गाँव में बात हो रही है उसकी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या सुरक्षा एक फैक्टर नहीं है? क्या उसमें गहलोत सरकार सफल हुई है? नहीं हुई है। तो बहुत सारी क्या महिलाओं की जो तरक्की राजस्थान में होनी चाहिए थी, क्या हुई है? गहलोत जी को शिवराज जी को दोनों को नर्वस कर दिया आपने आज एक ही स्टेटमेंट में। अच्छा सर, गहलोत जी की बात हम सुन लेते हैं, वो किस अंडर करंट की बात कर रहे हैं, देखिए। करंट चल रहा है तो अनुभव कहता है कि जो लोग जाके आए हैं उनको खुद को आश्चर्य हो रहा है। हम तो गए थे गांव में, पता नहीं गांव तो पूरा हमारा बीजेपी का है और मैं कांग्रेसी हूँ, तो क्या तो बात करेंगे इनसे। वो जाके देखते हैं पूरा गांव ही बदल गया है, कांग्रेस में हो गया है, स्कीमों से, कामों से। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है ये। और यही खबर जब मैं जयपुर का लाया रात को तो मेरे कंट्रोल रूम में मिली कि जहाँ से बात करो राजस्थान में सब जगह अंडर करंट की बात हो रही है। अंडर करंट चल रहा है तो हमारे कई उम्मीदवार जीत जाएंगे जो लगता है जीत नहीं रहे हैं। अंडर करंट चलेगा तो ही सरकार बनेगी हमारी। तो बड़ा खुल के मान रहे हैं अंडर करंट चलेगा तभी सरकार बनेगी हमारी। नहीं, मुझे लगता है कि शायद इस तरह की स्वीकारोक्ति वोटिंग से ठीक पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने तो नहीं की। मतलब वो बहुत साफ कह रहे हैं अगर अंडर करंट चलेगा। अब अंडर करंट क्या, वो शायद वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, और हो जाएगा तो हम भी 3 दिसंबर को उनको जादूगर बोलेंगे। मैं यहाँ ये कहानी कुर्सी के ऊपर कह रहा हूँ कि हम सब उनको जादूगर बोलेंगे, क्योंकि राजस्थान को लेकर हम लोगों को भी जो फीडबैक आ रहा है, किसी ने कोई बदलाव नहीं किया, नंबर का बदलाव किया। कभी कहा गया कि भाई वसुंधरा को भाजपा ठीक से किनारे कर दे रही तो उसका क्या नुकसान होगा। अच्छा, अब साथ में ले लिया, उनके कहने से सीट दे दी, वो अपने अपने वाले पर प्रचार कर रही तो अब क्या होगा। फिर किसी ने कहा अच्छा, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक ही माला में वो और वसुंधरा जी दिखे और जिस तरह से उनके चेहरे पर भाव दिखे तो क्या होगा। लेकिन एक भी फीडबैक ऐसा नहीं आया जो ये कह रहा होगा कांग्रेस की सरकार बन रही है। आज भी कांग्रेस 60 से 80 के बीच में खड़ी हुई पार्टी है राजस्थान में। अब अगर ऐसे में खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अंडर करंट आ जाएगा, और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, देखिए जिन योजनाओं की चर्चा होती है उसमें 2 योजनाओं के बारे में मैं कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी तो खैर कह रही कि 5 लाख से ऊपर चिरंजीवी योजना में लाभ पाने वाले कुल 12 लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता भी नहीं बता पा रहे हैं, कह रहे हैं आंकड़ा नहीं है कि चिरंजीवी में किसको हुआ।
तो सवाल ये कि जब हुआ नहीं तो क्या लाभ होगा। दूसरा, जो बिजली बिल वाला है, अप्रैल से योजना शुरू हुई है, तो जनता को समझ में नहीं आएगा कि आप 4-4.5 साल रहे, कुछ नहीं किया, अंतिम के 6 महीने में दिया। एक बार हर्षवर्धन जी, मैं सोच रहा हूं दोबारा सुन लेंगे अशोक गहलोत जी की बात, क्योंकि हमने भी अभी सुना। क्या वो ये सच में कह रहे हैं कि वैसे तो हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अगर अंडर करंट चल गया तो अभी हम जीतेंगे? बात फिर से सुनिए। अनुभव कहता है कि जो लोग जाके आए हैं उनको खुद का आश्चर्य हो रहा है कि हम तो गए थे गांव में, पता नहीं गांव तो पूरा हमारा बीजेपी का है और मैं कांग्रेसी हूँ, तो क्या तो बात करेंगे इनसे। वो जाके देखते हैं पूरा गांव ही बदल गया है, कांग्रेस में हो गया है स्कीमों से, कामों से। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है ये। और यही खबर जब मैं जयपुर का लाया रात को, तो मेरे कंट्रोल रूम मुझे मिली कि जहाँ से बात करो राजस्थान में सब जगह अंडर करंट की बात हो रही है। अंडर करंट चल रहा है तो हमारे कई उम्मीदवार जीत जाएंगे जो लगता है जीत नहीं रहे हैं। अंडर करंट चलेगा तो ही सरकार बनेगी हमारी। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि अंडरकरंट चलेगा तो हमारे वो उम्मीदवार जीतेंगे जो अभी जीत नहीं रहे हैं, और अंडरकरंट चला तभी हम जीतेंगे। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को ये अभी तक मिला कि नहीं बयान। बहुत विस्फोटक उन्होंने कबूल कर लिया, कबूलनामा है ये। अशोक गहलोत ने अधूरा बोला हुआ है एक्चुअली, जो चैनल पे चल रहा है। कल उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 1998 के अंदर हमारा अंडर करंट चला था और हम 156 सीटें जीते थे 1998 में, और वही अंडर करंट इस बार राजस्थान में चल रहा है और हम फिर से 156 सीटें के आसपास जीतने की स्थिति में। ये उन्होंने कल अखबार को इंटरव्यू देने में भी कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जिस अंडर करंट की बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत को 3 दिसंबर को 440 वोट का करंट लगेगा जब रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर 150 के करीब सीटें पहुंच रही है। और कल मेरे वहां के कई एक्स एमएलए से, संगठन के लोगों से, कुछ समाज सेवी संगठनों से, कुछ और समाज के लोगों से मेरी बात हुई है, और सबका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 140 से 150 सीटें स्टेज जीतने की स्टेज में वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद लगातार उन्होंने 14 से ज्यादा सभाएं की है, 2 रोड शो किए, अमित शाह ने किया है। बोले जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राजस्थान में रही है, बोले हर परिवार और हर व्यक्ति इससे परेशान रहा है बोले। और कल ये भी आंकड़ा आया है कि देश के अंदर जितने रेप केस हुए उसका 22% तो खाली राजस्थान का ही है। तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या हर वर्ग की रही है, वो चाहे किसी भी धर्म जाति का रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो। आम जनता लॉ एंड ऑर्डर से बहुत परेशान रही है। मुझे लग रहा है एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। अशोक गहलोत की इतनी फ्रीबी स्कीम के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर अशोक गहलोत को राजस्थान का चुनाव हरवा रहा है। लेकिन वो जो आपने कहा ना कि बयान जो है अधूरा है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। वो तो इंटरव्यू में, अखबार के इंटरव्यू में कुछ कहा हो, मुझे साफ लगता साफ है कह रहे हैं इतना स्पष्ट तौर पर। और ठीक है, अब उनको भी ये समझ में आ जाएगा तो शायद वो बयान सुधारेंगे। लेकिन सच ये है, मैं फिर से कह रहा हूं, आज तक मुझे याद नहीं आ रहा है कि चुनाव के लिए मतदान के पूर्व दिवस पर एक दिन ऐसा बयान कोई मुख्यमंत्री दिया हो, मुझे ध्यान में नहीं है। अशोक गहलोत जी साफ साफ स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि भाई अंडर करंट हो। अंडर करंट क्या होता है? आप कहते हैं कि हमारी योजनाएं हैं, उनका असर दिख रहा है, हम चुनाव जीत रहे हैं, और जो मीडिया को नहीं दिख रहा है वो दिखेगा। ये वो कहते तो बात समझ में आती है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी चुनाव हार रहे थे वो अंडर करंट होगा तो जीत जाएंगे, और अंडर करंट होगा तो ही हम चुनाव जीत पाएंगे। बहुत साफ साफ कह रहे हैं। अगर बिल्कुल, मतलब ये तो एज क्लियर एज द डे है जो उन्होंने अपनी बात कही है। देखिए, पार्टियों को बहुत स्पष्ट तौर से अनुमान होता है कि उनकी स्थिति क्या है, और अशोक गहलोत जितने पके हुए राजनेता हैं तो उनको तो पूरी तरह से पता होगा कि वो चुनाव हार रहे हैं और बीजेपी चुनाव जीत रही है। तो अब इस तरह के बयानों में उनका ये रिफ्लेक्शन जरूर नजर आता है, और ये भी स्पष्ट है कि राजस्थान में बीजेपी बहुत स्पष्ट तौर से और बहुत अच्छे तौर से चुनाव जीती। राजस्थान की बात हमने कर ली, अब तो मुख्यमंत्री ने खुद मान लिया, तो अब और किसी की क्या राय की बात हम लोग करें। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर के कभी बीजेपी ऊपर, कभी कांग्रेस, ये बात लगातार चलती रही। आपने देखा पिछले 2-4 महीनों के अंदर लगातार विश्लेषकों की भी असेसमेंट जो है वो बदलती रही है। अब वोटिंग को कई दिन बीत चुके हैं, उसके बाद अब बिल्कुल शांत मध्य प्रदेश को लेकर कोई नेता कुछ खास बात नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव अब कहां, मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता का जो वोट पड़ा है उसको लेकर के कुछ क्लैरिटी मिली है या नहीं, इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। एमपी, आप शुरुआत से आप कह रहे हैं कि बीजेपी वहां जीतेगी, कंफर्टेबली जीत रही है या वही 5-10? 130 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नंबर्स की बात मैं कर रहा हूं। हो सकता है कि कुछ बहुत बड़े चेहरे हारते हुए दिखें, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उस जगह खड़ी होगी जहां कोई इफ बट नहीं होगा। ये मतलब पहले दिन से मैं कह रहा हूं और अब और आश्वस्त हूं।
सबसे जो बड़ी बात है कि चुनाव के ठीक पहले यानी मतदान के पहले कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगभग ये बात करने लगे। उनको समझ में आने लगा कि हमारी सरकार जा चुकी है। इतना डिवाइडेड हाउस कांग्रेस का हो जाएगा ये कल्पना भी नहीं थी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में समन्वय तक नहीं रह गया था, जिसको पिछली बार हमने देखा था कि कमलनाथ जी को लगता था कि दिग्विजय सिंह जहां बैठे हैं वो उनके लिए ही काम कर रहे हैं। वो समन्वय नहीं रह गया। ये अपने आप में सबसे ज्यादा, जिसको हम कहें कि कांग्रेस के लिए कहते हैं ना कि अंतिम समय में कुछ एकदम से गड़बड़ हो जाना, तो ये एकदम से गड़बड़ हो जाना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी चीजों को दुरुस्त किया है और कहीं कोई मुश्किल मुझे नहीं नजर 130 भाजपा आप कह और रहे हैं? हाँ, एक बात और कह दूं, जैसे राजस्थान है कि ऊपर नीचे सीटें लोग कहते हैं, मध्य प्रदेश में लोग फीडबैक दे रहे थे कि भाजपा बहुत पीछे है, 65-70 से लोग शुरू कर रहे थे, वही लोग 100, 110, 120 तक पहुंच गए। तो अगर वो 65 से 120 तक फीडबैक देने वाले पहुंच गए, इसका मतलब कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बड़े चेहरे तो बता दीजिए जो आपके साथ चुनाव हार रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हार रहे हैं शब्द कह के मैं कहूंगा तो पता चलेगा कि मुश्किल हो जाएगी, में है मुद्दे। लेकिन हारते जो दिख रहे हैं, संघर्ष भारी है। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता हैं, उसमें नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता हैं, और उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते की भी सीट हो सकती है। ये राकेश सिंह तो मतलब हारते दिख ही रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं थोड़ा और आगे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि चुनाव जिसको कहें कि बहुत मुश्किल में फंसा, ये लोग जिस मकसद से भेजे गए थे, सीट एक भले चले जाए, जो आसपास का वातावरण है वो दुरुस्त रहा। समीर जी, मध्य प्रदेश अब थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि हमको तेलंगाना मध्य छत्तीसगढ़ प्रदेश में 230 सीटों पर जो बीडी शर्मा के पास परसों रात को वहां के जिलाध्यक्ष ने रिपोर्ट भेजी है, और जो 230 सीट पर जो विधायक प्रभारी बनाए गए थे उन्होंने जो रिपोर्ट प्रदेश संगठन को भेजी है, उसके अंदर 115 से लेकर 125 का आंकड़ा दिया गया है। 115 से 125 बार, ये उनका अपना मानना है। हाँ, कि 115 से 125 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है सीटें। राहुल जी एमपी को लेकर देखिए, जहां तक मुझे पता है कि इस वक्त सारे नेता मध्य प्रदेश में जो है चुनावों मतलब वोट डलने के बाद ये असेसमेंट करने में जुटे हुए हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, अब सर्वेस के जरिए, कि कौन सी सीट वो जीत रहे हैं, कौन सी हार रहे हैं। और ऐसे में मैं फिर ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने स्थिति तो जरूर सुधारी थी, लेकिन फिर भी ये चुनाव जो है बहुत क्लोज रहेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच। आगे पीछे भी आप बताने की स्थिति में नहीं है इस वक्त? मैं ये कहूंगा कि ये क्लोज चुनाव रहेगा, क्लोज ही है, जो कि कोई भी बाजी मार सकता है। कोई भी बाजी मार सकता है। छत्तीसगढ़, देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं। कांग्रेस वहां क्लियर कट मेजॉरिटी से सरकार बना रही है। लेकिन इस जगह पर मैं साथ में इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इस जगह पर जिन लोगों से मैं बात करता रहा, जो लोग लगातार कहते रहे कि भाजपा हार रही है, उसमें से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मेरा अनुमान गलत साबित होगा। वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि आपका अनुमान गलत साबित होगा, छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि चीजें बदल जाएं। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि जितना पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी, जितनी देरी से शुरू किया, शायद वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से रह 35-40 90 मुझे लगता है 35 के आसपास का आंकड़ा होगा, 32 भी हो सकती है, थोड़ा आगे भी हो समीर जी, मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का फासला 5 और 7 सीटों से ज्यादा का नहीं रहेगा। बहुत कड़ा संघर्ष हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया आखिरी के समय, और उसके बाद जो जमीनी स्तर से फीडबैक आ रहा है वो यही आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर 5 से 7 सीटों का फर्क रहेगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 5-7 सीटें ज्यादा ले ले, या हो सकता है कांग्रेस 5 से 7 सीटें ज्यादा ले ले। आगे भी हो सकती है कांग्रेस से भाजपा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें ज्यादा भी कांग्रेस से ले सकती है। जमीनी स्तर पर इस तरह का फीडबैक आ रहा है। अब ऐसा ये छत्तीसगढ़ में हो गया तो हम लोग कहेंगे यहां भी चमत्कार हुआ। तो चमत्कार ही होगा, क्योंकि किसी ने बात नहीं की छत्तीसगढ़ में भाजपा की। जहां तक मुझे लगता है भूपेश बघेल जो है कंफर्टेबल स्थिति में है, और मुझे जहां तक अनुमान है 55 सीटों के आसपास भूपेश बघेल जो है वो लेके जाएंगे। और ये बात सही है कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने वो चुनाव छोड़ दिया है, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ रही है तो उनकी सीटों में जरूर इजाफा होगा, लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है कि वहां सरकार बना पाएगी। चलिए, अब गागर में सागर भरने का समय तेलंगाना के लिए है। तेलंगाना में बहुत से लोग कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखिए, तेलंगाना में अभी भी मानता हूं कि केसीआर फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति है। तेलंगाना में बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत गेन किया है, सरकार बना भी सकती है या थोड़े से रह सकती है। समीर जी, मुझे लग रहा है कि वहां पर केसीआर अंततः सरकार बना लेंगे। कांग्रेस बहुत फाइट दे रही है। अगर केसीआर सरकार बना लेते हैं तो दक्षिण राज्यों के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार 3 बार अपने राज्य में सरकार बना के लाते हैं। बीजेपी ने मदद की है क्या वहां केसीआर की?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मदद नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर वहां तैयारी करी होगी। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि हम इस समय कितनी भी मेहनत कर ले, हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस 224 है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक गलत निर्णय मुझे ऐसा लगता हुआ है कि बंडी संजय कुमार को आपने हटाया तो आपको एक पूर्णकालीन अध्यक्ष देना था। आपने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, किशन रेड्डी को, वो मंत्री भी है और प्रदेश अध्यक्ष भी है। ऐसे में आप फुल टाइम प्रदेश अध्यक्ष न देना भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकता है। कांग्रेस बहुत मजबूत होगी लेकिन सरकार बना लेंगे केसीआर, ठीक आप कह रहे हैं। मुझे भी ये लगता है कि बीआरएस जो है वो सरकार बना लेगी। वहां पे कांग्रेस और बीआरएस के बीच में जो टक्कर है वो कांटे की है और कांग्रेस ने काफी सुधार किया है पिछले कुछ समय में। लेकिन बीजेपी का थोड़ा अचंभा था कि शुरू से ही हमारे को लग रहा था कि वो चुनाव ना लड़ने जैसी स्थिति में है। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के इलाकों के अलावा ज़्यादा बीजेपी का कोई वहाँ पर बहुत जोर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि बीआरएस जो है वो एक लाइन जोड़ना चाहता हूं इसमें। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष उत्तम कुमार, उनके लिए अगर कांग्रेस हारती है तो बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 2018 में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी तेलंगाना में मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। उसके बाद कांग्रेस के रेवंत रेड्डी अध्यक्ष बन गए। अगर कांग्रेस फिर सरकार नहीं बनाती तो उन्हें दाढ़ी कटवाने के लिए 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। वो ट्रिम करा लेंगे, ठीक है। शिव कुमार ने भी कसम उठाई थी। इसमें क्या है, राहुल जी भी तो लंबे समय तक दाढ़ी में रहे। फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। अच्छा लगेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना को लेकर आपने हमारे एक्सपर्ट्स की और ओपिनियन जान ली। मिजोरम में एमएनएफ फिर से सरकार बना रही है। एमएनएफ में एमएनएफ दोबारा सरकार बना रही, ठीक, मिजोरम में। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या क्यों जा रहे हैं। आज वो फिर अयोध्या में हैं, तीसरी बार 1 महीने के अंदर उनका अयोध्या का दौरा हो रहा है और वो वहां पर राम मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे। वहीं केरल में क्या हो रहा है, केरल में गाजा 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 ये रट नहीं छूट रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पर अब जो कैंपेन चल रहा है सेव गाजा, गाजा के पक्ष में अभियान, उसमें कांग्रेस पार्टी खुलकर शामिल हो रही है। तो वहां कौन सी राजनीति चल रही है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।